बेटा आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इसमें चैप्टर 2 जो है वो अपने सिलेबस से हटा दिया है। इसका सिलेबस आपने देख लिया, सबको मिल गया? सिलेबस मिल गया था कि सबको? आवाज सुनाई दे रही है बेटा? सिलेबस मिल गया था इसका? बताया ना कौन सा चैप्टर हटाया, कौन सा रहा है? ये वाले चैप्टर हटा दिए अपने। सेकंड वाला चैप्टर, फोर्थ वाला, 7th, 12 और 30। ये तो भौतिक भूगोल के जो मूल सिद्धांत है उसमें से हटाया है। और भौतिक पर्यावरण में से 3 चैप्टर हटाए, भू आकृति, जलवायु और आपदा प्रबंधन वाला। कंप्लीट चैप्टर हटा दिया ये। नोट कर लेना अगर किसी ने नहीं किया हो तो। मोहित, मोहित आवाज सुनाई दे रही है? हाँ तो ये नोट कर लेना। ठीक है, अब देखो अपने चैप्टर 3 पृथ्वी की आंतरिक संरचना, यानी जो पृथ्वी के अंदर की जो बनावट है वो किस प्रकार की है। अपन कई बार पढ़ते हैं कि पृथ्वी की बाह्य संरचना, जिसमें अपन देखते हैं पर्वत होते हैं, पठार होते हैं, मैदान होते हैं, कई जगह गहरे गर्त होते हैं, समुद्र होता है। ये सारे जो पृथ्वी के ऊपरी परत पर स्थित जो है वो पृथ्वी की बाह्य संरचना को दर्शाते हैं। उसी प्रकार पृथ्वी के आंतरिक भाग की जो संरचना है वो किस प्रकार की है, तो वो चीजें अपन इसमें देखेंगे आज चैप्टर में। पृथ्वी की प्रकृति के बारे में आप किस प्रकार का अनुमान लगाते हैं, अपन कई बार पढ़ते आ रहे हैं छोटी क्लासों से। ज्योग्राफी को अपन सोशल साइंस के साथ में पढ़ते थे, लेकिन अब हम अलग विषय के रूप में, फर्स्ट वाले चैप्टर में अपन ने देखा था कि पृथ्वी, ये जो भूगोल है, एक विषय के रूप में किस प्रकार समायोजित हुआ, किस प्रकार से पढ़ाया जाने लगा। तो क्या आपने अनुमान के अनुसार पृथ्वी क्रिकेट की गेंद की तरह एक ठोस गेंद है? कई बार अपन अनुमान लगाते हैं कि हाँ बिल्कुल एक ठोस गेंद के रूप में अपने को नजर आती है, तभी तो अपन देखते हैं ग्लोब, ग्लोब की जो आकृति है, तो उसी प्रकार गेंद की तरह अपने को पृथ्वी नजर आती है। अब ये अपन कई बार सोचते हैं कि अंदर से खोखली है, बाहरी परत इसकी कठोर है, किस प्रकार की है, जिस पर चट्टानों की मोटी परत, जिसको अपन बोलते हैं स्थल मंडल, चट्टानों की जो मोटी परत होती है जिसको स्थल मंडल है। क्या आपने कभी टेलीविजन पर ज्वालामुखी उद्गार, कई बार अपन ने देखा कि ज्वालामुखी का जो उद्गार होता है, जब ये अंदर से खोखली है तो ज्वालामुखी उद्गार कहाँ से होता है, कैसे होता है, वो चीजें भी अपने देखने में आती है। ज्वालामुखी उद्गार में जो लावा बाहर निकलता है, तो क्योंकि आंतरिक भाग में क्या होता है, तप्त मैग्मा जो होता है वो उसको दरारी रास्ते से जब वो बाहर निकलता है तो उसको अपन ज्वालामुखी उद्गार के रूप में जानते हैं। क्या आपको ज्वालामुखी से निकलते हुए गर्म लावा, मिट्टी, धुआं, आग, मैग्मा, ये सारी चीजें किससे निकलती है? जब किसी क्षेत्र में ज्वालामुखी उद्गार होता है तो उस क्षेत्रों से उसमें मिट्टी भी निकलती है, धुआं भी निकलता है, अग्नि, आग जैसी, को गर्म तप्त मैग्मा होता है तो वो अग्नि के रूप में अपने को नजर आता है। तो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो कई कई प्रकार से बनी हुई है। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग को हम क्या बोलते हैं? अप्रत्यक्ष प्रमाणों के आधार पर समझा जा सकता है। प्रत्यक्ष प्रमाण तो हम देख नहीं सकते, इसलिए उसका अनुमान लगा करके हम उन चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। तो इसको बोलेंगे अप्रत्यक्ष प्रमाणों के आधार पर, हम इसको केवल अनुमानों के आधार पर ही हम इसका अध्ययन कर सकते हैं। जो प्रत्यक्ष रूप का मतलब होता है अपनी आंखों से, तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में तो अपन देख नहीं सकते, इसलिए उसको प्रत्यक्ष प्रमाण के माध्यम से तो अपन समझ भी नहीं पाएंगे। क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग में न तो कोई पहुंच सका है और नहीं पहुंच सकता है, इसलिए अप्रत्यक्ष प्रमाणों से ही हम इसका अनुमान लगाते हैं। पृथ्वी के धरातल का विन्यास, विन्यास का मतलब पृथ्वी का जो धरातलीय भाग है मुख्यतः भूगर्भ में होने वाली प्रक्रियाओं का परिणाम है। जो धरातल के ऊपरी पटल है जिसपे अपन देखते हैं पर्वत है, पठार है, मैदान है, गर्त है, तो ये सारी चीजों का जो निर्माण हुआ वो पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो हलचलें हुई, उन हलचलों के बावजूद ही तो इनका, पर्वतों का निर्माण हुआ। जब अंदर की चट्टानें कई बार टूटती है, सिकुड़ती है, सिकुड़ने से उस क्षेत्र, वो वाला जो ऊपरी भाग जो होता है वो ऊपर उठ जाता है। तो इस प्रकार से अपन को धरातल पर अनेक प्रकार की आकृतियां दिखाई देती है, भूदृश्य दिखाई देते हैं। तो ये सारे जो भूदृश्य है वो भूगर्भिक प्रक्रियाओं के कारण ही बनते हैं। इसमें दो चीजें, बहिर्जात और अंतर्जात प्रक्रियाएं लगातार भूदृश्य को क्या करती है, आकार देती रहती है। अपने जो धरातल पर अपने को जो दिखाई देता है वो दृश्य कई बार परिवर्तित होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। किसके कारण? बहिर्जात, तो जो बाह्य बल, बहिर्जात बल कौन सा होता है? जो ऊपरी भाग में क्या होता है, हम देखते हैं कई बार, जैसे इस स्थान पर क्या है,
कोई मैदानी क्षेत्र है और इस मैदानी क्षेत्र पे क्या होता है, एक बांध बना दिया गया। अब बांध बनाया गया तो यहाँ का जो भार था वो भार बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, पानी एकत्रित होगा जिससे यहाँ पर भार बढ़ेगा। अब भार बढ़ने से क्या हुआ, ये बाह्य जात बल है जो नीचे धरातल को क्या करता है, दबाने का कार्य करता है। उसी प्रकार अंदर से भी बहुत सारे बल कार्य करते हैं। अब अंदर वाले जैसे अपन बात करें, दरारों से जब अंदर पानी अंदर पहुंचता है तो उसको वाष्प में वो कन्वर्ट होता है, और वाष्प में कन्वर्ट होकर वो क्या करता है, नीचे से दाब लगाता है, तो उसको अपन बोलते हैं अंतर्जात बल। तो बहिर्जात और अंतर्जात जो प्रक्रियाएं होती है उनसे हमारे जो भू दृश्य है, भूमि के ऊपर दिखाई देने वाले जो दृश्य है वो बदलते रहते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं। अंतर्जात प्रक्रियाओं के प्रभाव को अनदेखा कर किसी भी, अब इसमें अपन देखते हैं कि अंतर्जात प्रक्रियाओं के प्रभाव को, अब उसको तो अपन देख नहीं सकते लेकिन उसका जो प्रभाव अपने को नजर आता है, तो प्रभाव को अनदेखा कर किसी भी क्षेत्र की भू आकृति की प्रकृति को समझना क्या होगा, हम उन चीजों को समझ नहीं पाएंगे। फिर अगर हम सोचेंगे कि यहाँ पर चलो ये पर्वत है, तो ये पर्वत का निर्माण कैसे हुआ, तो उसकी प्रक्रिया को अपने को समझना होगा, तभी अपने को अंतर्जात वाले जो बल है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पता लगेगा। अगर अपन उसको समझने का प्रयास ही नहीं करेंगे तो वहां तक पहुंच भी नहीं सकते। अर्थात किसी भी प्रदेश की भू आकृति को समझने के लिए भू गर्भिक क्रियाओं के प्रभाव को जानना आवश्यक है, कि भूमि के आंतरिक भाग में कौन सी क्रियाएं घटित हुई जिसके कारण जो धरातल पर यह दृश्य उत्पन्न हुआ है। मानव जीवन मुख्यतः अपनी क्षेत्रीय भू आकृति से प्रभावित होता है, इसलिए भू दृश्य के विकास को प्रभावित करने वाले सभी कारकों के विषय में जानना आवश्यक है, कि भू दृश्य यानी भूमि पर उपलब्ध जो दृश्य है उनको कौन कौन से ऐसे कारक है जो उसको प्रभावित करते हैं, तो इन सभी के बारे में जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। ये समझने के लिए कि पृथ्वी में कंपन क्यों होता है, हम कई बार सोचते हैं कि हमारा जो धरातल है जिसमें भूकंप की उत्पत्ति होती है, तो भूकंप क्यों आता है, पृथ्वी पर कंपन क्यों होता है, इन चीजों का जब अपन गहराई से अध्ययन करेंगे तभी अपने को इन चीजों के बारे में पता लगेगा। यह सुनामी लहरें कैसे पैदा होती है, समुद्रों में अपन देखते हैं वो लहरें आती है, तो लहरें क्यों उत्पन्न होती है। ये जरूरी कि हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना का विस्तृत ज्ञान होगा, तभी अपन इन चीजों के बारे में समझ पाएंगे। पिछले अध्याय में आपने पढ़ा कि पृथ्वी का निर्माण करने वाली, अब इसमें पिछले अध्याय अपने चैप्टर से हटा दिया तो बहुत सारी चीजें हमारी छूट जाती है। तो इस पिछले अध्याय में मैंने देखा था भूपर्पट यानी धरातल की ऊपरी परत जिसको अपन बोलते हैं क्रस्ट, और आंतरिक परत अंदर वाली परत जिसको बोलते हैं क्रोड। क्रस्ट, मेंटल और कोर, तीन भागों में इसको विभाजित करते हैं। हमारी पृथ्वी है उस पर जैसे अपन देखते हैं तो ये इस प्रकार से होती है, ऊपरी भाग क्रस्ट, मेंटल और कोर के रूप में देखा जाता है। ये क्रस्ट, ये मेंटल, ये कोर। तो भूपर्पट यानी ऊपरी परत, क्रोड यानी आंतरिक परत तक सभी पदार्थ परतों के रूप में विभाजित है, उसमें अलग अलग परतों में वो सारे बटे हुए हैं। ये जानना भी बहुत ज्यादा आवश्यक है कि वैज्ञानिकों ने कैसे इन परतों के संबंध में जानकारी प्राप्त की। अब वैज्ञानिकों ने कौन सा पृथ्वी के अंदर जाकर वो उन्होंने देखा था, तो उनको ये पता लगा कि परतें कैसी होती है, किन कौन से तत्वों से बनी होती है। तो वैज्ञानिकों ने कैसे इन परतों के संबंध में जानकारी प्राप्त की और प्रत्येक परत की विशेषताओं के बारे में अनुमान लगाया। तो इससे पहले अपन ने एक बात की थी कि हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना का केवल अप्रत्यक्ष रूप से या केवल अनुमानों के आधार पर ही हम उसका अध्ययन कर सकते हैं, प्रत्यक्ष रूप से हम उसका अध्ययन नहीं कर सकते। तो वैज्ञानिकों ने भी क्या किया, उसके अनुमान लगाए, जो बाहर लावा के माध्यम से जो मैग्मा निकला, उस मैग्मा में कौन कौन से पदार्थ थे, उन पदार्थों के आधार पर उन्होंने क्या किया, आंतरिक परतों के बारे में उन्होंने अनुमान लगाया कि इस प्रकार की परतें अंदर रही होगी। प्रत्येक परत की विशेषताओं के बारे में उन्होंने अनुमान लगाया, और ये अध्याय इसी विषय से संबंधित है कि हम इससे भूगर्भिक जो परतें हैं उन परतों के बारे में इसमें पढ़ेंगे कि प्रत्यक्ष दृश्य कौन से होते हैं, अप्रत्यक्ष कौन से होते हैं, इन चीजों के बारे में आज हम इसमें देखते हैं। भूगर्भ की जानकारी के साधन यानी भूमि के आंतरिक भाग की जानकारी किस किस साधनों से अपने को मिलती है। तो जैसे अपन यही चीज बात डिस्कस कर रहे थे अभी कि भूगर्भ यानी भूमि के आंतरिक भाग की जानकारी हमें कैसे लगती है। एक तो होता है ज्वालामुखी उद्गार, सबसे महत्वपूर्ण, जिसके माध्यम से हम भूमि के आंतरिक भाग में कौन कौन से तत्व, कौन कौन से पदार्थ, कौन सी चट्टाने, तो इन चीजों के बारे में हमें इससे पता लगता है। तो उसी प्रकार तो और भी क्या साधन है जिससे हमें भूगर्भिक जानकारी के पता चलता है। पृथ्वी की त्रिज्या, त्रिज्या तो अपन जानते ही, मैथ पढ़ा है उसमें त्रिज्या ही पढ़ते थे, 6370 किलोमीटर है। पृथ्वी की आंतरिक परिस्थितियों के कारण, पृथ्वी की आंतरिक परिस्थितियों के कारण यह संभव नहीं है कि कोई पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचकर उसका निरीक्षण कर सके। जब पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, 6370, जैसे अपन बात करें ये अपनी पृथ्वी का आकार है, तो ये केंद्र बिंदु है, तो यहाँ से यहाँ तक ये केवल एक त्रिज्या जो है
ये कितनी है? 6370 किलोमीटर। तो किसी मानव के लिए यह संभव नहीं है कि कोई व्यक्ति यहाँ से इस केंद्र पर पहुंचे और इसका निरीक्षण कर सके। वो चीज तो पॉसिबल नहीं है, संभव भी नहीं है। न कोई पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचकर उसका निरीक्षण कर सके या वहां के पदार्थ का कुछ नमूना प्राप्त कर सके। नमूना तो हम जब तब प्राप्त करेंगे जब यहाँ से मानव यहाँ तक पहुंचेगा। तो यहाँ तक मानव पहुंच नहीं सकता और इसका नमूना हम ले नहीं सकते। अब ये आश्चर्य की बात है कि जब हम यहाँ पहुंच नहीं सकते उसके बावजूद भी हम इस क्षेत्र में कौन से पदार्थ पाए जाते हैं उन पदार्थों के बारे में जानकारी रखते हैं। तो ये केवल अप्रत्यक्ष प्रमाणों के आधार पर ही इन चीजों का पता लगता है। भूगर्भ से निकले हुए मैग्मा जो होता है, उस मैग्मा में उपस्थित जो तत्व होते हैं, पदार्थ होते हैं, उन पदार्थों से हम अनुमान लगाते हैं। ये आश्चर्य की बात है कि ऐसी परिस्थितियों में भी वैज्ञानिक हमें ये बताने में सक्षम हुए कि भूगर्भ की संरचना कैसी है। जब अपन यहाँ अंदर जा नहीं सकते उसके बावजूद भी हमारे वैज्ञानिक ये बता देते हैं कि आंतरिक भाग में कौन सी परतें पाई जाती है, कौन से उनमें तत्व पाए जाते हैं। इन चीजों के बारे में वो बता देते हैं और कितनी गहराई पर कौन सी परत किस प्रकार का पदार्थ पाया जाता है, ये तक भी अनुमान या ये तक चीजें भी जानकारी वैज्ञानिकों द्वारा बताई गई है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में हमारी अधिकतर जानकारी परोक्ष रूप से प्राप्त अनुमानों पर आधारित है। किसके ऊपर आधारित है? अनुमानों पर। केवल प्रत्यक्ष रूप से नहीं, उन चीजों के बारे में हम नहीं कह सकते। केवल अनुमानों के आधार पर ही हम उन चीजों की जानकारी दे सकते हैं। तथापि इस जानकारी का कुछ भाग प्रत्यक्ष प्रेक्षणों, जो प्रत्यक्ष प्रयोग जो है, उन प्रयोगों और पदार्थ के विश्लेषण पर भी आधारित होता है। जो आंतरिक भाग से निकले हुए जो पदार्थ है जिनको हमने प्रत्यक्ष रूप से देखा है, तो उसका प्रयोग के माध्यम से और उनके विश्लेषण के माध्यम से हमने ये पता लगाया कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में कौन से तत्व पाए जाते हैं। उन तत्वों की जानकारी हमें प्राप्त हुई है। इसमें अपन देखते हैं कि प्रत्यक्ष स्रोत कौन से हैं और अप्रत्यक्ष स्रोत कौन से हैं। पृथ्वी से सबसे आसानी से उपलब्ध पृथ्वी से सबसे आसानी से उपलब्ध ठोस पदार्थ धरातलीय चट्टाने हैं, अर्थात वे चट्टाने जो हम खनन क्षेत्रों में प्राप्त करते हैं। खनन के माध्यम से हम जो चट्टाने निकालते हैं वो चट्टाने हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से आती है। दक्षिणी अफ्रीका की सोने की खान 3 से 4 किलोमीटर गहरी है। अब 3 से 4 किलोमीटर गहराई हमने खुदाई की तो उसमें केवल सोना ही तो सोना थोड़ी निकला है, बहुत सारे पदार्थ निकले। तो उन पदार्थों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हुई कि 1 किलोमीटर तक तो इस प्रकार की चट्टाने थी, 1 किलोमीटर के नीचे ये चट्टाने थी। तो उन चट्टानों का पता हमें लगा है। दक्षिणी अफ्रीका, इसको अंडरलाइन कर लेना, दक्षिणी अफ्रीका में सोने की खान 3 से 4 किलोमीटर गहराई तक खुदाई की गई है। इससे अधिक गहराई में जा पाना क्या था, मानव हालांकि प्रयास और भी कर रहा है, लेकिन इससे ज्यादा गहराई में जा पाना संभव नहीं था, असंभव था। क्योंकि पृथ्वी का ताप ही इतना ज्यादा हो गया वहां जाकर के कि वहां पर मानव का जाना या किसी मशीन का जाना संभव नहीं था, क्योंकि उतनी गहराई पर तापमान बहुत अधिक होता है। खनन के अतिरिक्त वैज्ञानिक विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक स्थिति को जानने के लिए परपटी में गहराई तक छानबीन कर रहे हैं। परपटी यानी भू, जहां तक मानव जा सकता है वहां तक तो उन्होंने इसकी खोज कर ली कि कौन सी चट्टानें इसमें पाई जाती है, किस प्रकार की चट्टानें देखने को मिलती, कौन से पदार्थ मिलते हैं, उन चीजों की जानकारी मानव ने प्राप्त कर ली। लेकिन जब उससे नीचे नहीं जा पाया तो वहां पर केवल अनुमानों के आधार पर ही उसकी जानकारी मिली है। संसार भर के वैज्ञानिक दो मुख्य परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। हमारी जो विश्व के जो वैज्ञानिक है वो दो परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। कौन कौन सी? एक तो है गहरे समुद्र में परिवेदन परियोजना। गहरे समुद्रों में जो नलिका द्वारा जो खनन किया जाता है महासागरों में, जैसे ये महासागर है। अब इस महासागर में क्या करते हैं जो वैज्ञानिक है, वो खनन करने के लिए एक पाइप सिरे के माध्यम से अंदर से क्या करते हैं, पेट्रोलियम पदार्थों का खनन करते हैं। तो इसके माध्यम से भी कुछ चीजों के बारे में जानकारी उनको प्राप्त हुई है। तो इसको अपन बोलते हैं गहरे समुद्र में परिवेदन परियोजना, डीप ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। और दूसरा है समन्वित महासागरीय परिवेदन परियोजना, इंटीग्रेटेड, इसको अंडरलाइन कर लेना बेटा, इंटीग्रेटेड ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। दो प्रोजेक्ट है जिस पर काम कर रहे हैं वैज्ञानिक। आज तक सबसे गहरा परिवेदन, सबसे गहराई तक जो ड्रिलिंग की गई है वो ड्रिलिंग की गई है आर्कटिक महासागर में। कोला क्षेत्र में 12 किलोमीटर की गहराई तक ये ड्रिलिंग की गई थी। जबकि अपन बात कर रहे थे कि जो अपने अफ्रीका महाद्वीप है वहां पर केवल 3 से 4 किलोमीटर तक ही मानव का जा पाना संभव था। तो उसके बाद में नीचे तापमान इतना ज्यादा है कि वहां उससे ज्यादा नीचे गहराई में जाना संभव नहीं था। लेकिन फिर भी हमारे वैज्ञानिकों ने 12 किलोमीटर की गहराई तक इसका पता लगा लिया। तो ये कहाँ पे लगाया? आर्कटिक महासागर में कोला नामक जो क्षेत्र है वहां पर 12 किलोमीटर की गहराई तक उन्होंने इस चीज का जानकारी प्राप्त की।
इन परियोजनाओं तथा बहुत सी अन्य गहरी खुदाई परियोजनाओं के अंतर्गत विभिन्न गहराई से प्राप्त पदार्थों के, अब जो पदार्थ प्राप्त हुए उन पदार्थों से उन्होंने उसका विश्लेषण किया, उसकी जानकारी प्राप्त की और हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित असाधारण जानकारी भी प्राप्त हुई, जो हमें मिल पाना संभव नहीं थी। ऐसी जानकारी भी हमें प्राप्त हो गई। ज्वालामुखी उद्गार प्रत्यक्ष जानकारी का एक अन्य स्रोत है। जब कभी भी ज्वालामुखी उद्गार से लावा पृथ्वी के धरातल पर आता है, ये प्रयोगशाला अन्वेषण के लिए उपलब्ध होता है। अन्वेषण यानी प्रयोगशालाओं में इन चीजों का प्रयोग किया जाता है, पता किया जाता है कि किससे बनी हुई है। यद्यपि इस बात का निश्चय कर पाना कठिन होता है कि ये मैग्मा कितनी गहराई से निकलकर बाहर आया है। जो ज्वालामुखी उद्गार में जो मैग्मा बाहर आता है, उसका हम ये अनुमान नहीं लगा पाते कि कितनी गहराई से हमारे पास ये बाहर निकल कर आया है। केवल उसका अनुमान ये है कि किन किन तत्वों से मिलकर बना हुआ है, कौन से पदार्थ इसमें है, उनका पता तो अपन लगा सकते हैं, लेकिन उसका गहराई का पता हम नहीं लगा पाते। तो ये तो थे हमारे प्रत्यक्ष स्रोत। नेक्स्ट अप्रत्यक्ष वाले जो है वो नेक्स्ट कल सेम टाइम पे बेटा फिक्स 2 बजे है ना। किसी को कोई दिक्कत है कि 2 बजे वाली क्लास से? तो कल यहाँ से पढ़ेंगे अप्रत्यक्ष स्रोतों से। वो मोहित तो गया क्या वापस? तो इसको इस चैप्टर को आगे पढ़ लेना बेटा, एक बार पढ़ के कोई आज जितना पढ़ा दिया उसको भी दोबारा पढ़ना, और कोई दिक्कत हो तो दोबारा कल पूछ सकते हो आप। भाई ऐसे कोई भी चीज समझ में नहीं आई हो तो आप दोबारा बोल देना। ठीक है प्रीति? हाँ तो कल इस चैप्टर को पढ़ के आना बेटा कंप्लीट। और 2 बजे कोई दिक्कत थोड़ी है? हाँ तो 2 बजे का टाइम फिक्स है, 1 से 2 तक तो चलती है 12th की, फिर 2 से इसकी कर लेंगे अपन, 2 से 2:30 जितना भी अपना टाइम सूट करेगा। मैं करता हूँ, अभी ग्रुप अभी ऐड नहीं किया, सर आ जाए, सर के वाले मोबाइल से होंगे वो। ठीक है। ये वाले नंबर, ये कौन से नंबर है? तो विकास का नाम आ रहा है इसमें तो। ठीक है बेटा। ओके, लेफ्ट हो जाओ इससे ग्रुप से। वो एक भाग्य बदमाश।